Hello and namaskar everyone. I welcome you all the aspirants of state PCS and UPSC examinations to this common platform. आज का जो वीडियो है वो शुरू हुआ है इस क्वेश्चन से, आर एन सी आर टी इज वर्थ इट इन 2023, जबकि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेक्चर्स के ऑप्शंस हैं, कोचिंग क्लासेस के ऑप्शंस हैं, नोट्स अवेलेबल है। चूंकि सबसे पहली जो सलाह हम लोगों को मिली होती है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि आपको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो पहले आप सारी एनसीईआरटीज पढ़कर आइए। बिफोर यू हैव सेट योर फुट इन टू द प्रिपरेशन, एनसीईआरटीज आर मस्ट। प्रश्न ये है, पूछता है भारत कि लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स हैं आज नेट पर अवेलेबल, जिसको आप आराम से अपने फ्लेवर और टेस्ट और स्पीड के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं। इजी, आसानी से समझ में आने वाले लेक्चर्स, जिनको बेहद आसानी से समझा जा सके, कंसेप्ट क्लियर कर देने वाले लेक्चर्स। एंड सर, हमने तो कोचिंग क्लासेस ले ली है और अपना सारा दारोमदार कोचिंग क्लासेस के हाथ में थमा दिया है। सर, कोचिंग क्लासेस हमें पढ़ाएंगी, सारी चीज़ हमें क्लियर कराएंगी, उनका मिलता है हमें मटेरियल प्रिंटेड, हमें वही पढ़ना होता है। हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, क्यों टाइम वेस्ट करें? आर एनसीईआरटी इज वर्थ इट इन 2023 सर। नाउ द थर्ड थिंग इज, सर वी हैव टू मेक स्मार्ट प्लान। हम लोग स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोग हैं, हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, बहुत कंडेंस्ड, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म है। 200 पेज में सर पूरी की पूरी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेंगे सर, 10 बार रिवाइज कर लेंगे इसको, क्यों नहीं निकलेगा सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये वीडियो जो शुरू होता है आर एन सी आर टी इज वर्थ इट इन 2023, इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे हम दो सोर्सेस से। पहला, यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि यूपीएससी इटसेल्फ क्या कहती है। दूसरी बात, हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं वो बुक्स को पढ़ने का क्या लॉजिक है। क्यों, किसी ने कह दिया, किसी XYZ पर्सन ने कह दिया, हमने सुन लिया। कहीं सुनी बातें सुनने वाले और उन बातों पर आसानी से यकीन कर जीवन में इतना बड़ा रिस्क लेने वाले, अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हो तो क्या ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे इंडिया की मोस्ट रेपुटेड सर्विसेज के लिए? क्या इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की किताबों का? जो हमारा पहला सजेशन है वो कितना वैलिड है आज के समय में? इस सवाल का जवाब हम निकालेंगे खुद एनसीईआरटी की किताबों से और यूपीएससी के नोटिफिकेशन से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी का। ये जो आपके सामने अभी खोला हुआ दिख रहा है, बेहद सुंदर सुंदर रंगों से सजा हुआ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहली बात तो, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सोच भी चुके हैं या फिर आपने सोचा है कि जीवन में कभी प्रिपरेशन करना है, तो सोचने के 24 घंटे के अंदर इसको प्रिंट करके रख लीजिए। अगर आप दो जगहों पर बैठकर पढ़ते हैं तो 2 कॉपीज प्रिंट कर लीजिए, दोनों जगह पर रख दीजिए। यहाँ पर जो आपके सामने ये फाइल ओपन है, ये फाइल है नोटिफिकेशन सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 की, अंग्रेजी भाषा में, पृष्ठ संख्या 30, यानी 30 नंबर पेज पर। ये देख सकते हैं आपकी यूपीएससी 3 नंबर पॉइंट में क्या कहना चाहती है। तो यूपीएससी साफ साफ कह रही है कि मार्क्स हम नहीं देंगे अगर आपने अपने मियर सुपरफिशियल नॉलेज नाम के ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया, तो हम आपको मार्क्स नहीं देंगे। दूसरी चीजें हैं, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। कितने ऑर्डरली वे में आप बताते हो, कितने इफेक्टिव तरीके से बताते हैं, और एक्सप्रेशन कितना एग्जैक्ट होगा ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स के अंदर, वर्ड लिमिट के अंदर। ये कीवर्ड्स मैं आपके माइंड में इम्प्रिंट करना चाहता हूँ, ताकि जब भी कहीं पर आप ऐसी बातें सुने या इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो आपको वहाँ पर हो कि हाँ, ऐसा यूपीएससी चाहती है। कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स होते हैं, अनबायस्ड होते हैं। अब जो आदमी अनबायस्ड होंगे, आप इंटरव्यू बोर्ड में है तो क्या बायस्ड बंदों को सिलेक्शन लेंगे? बिल्कुल नहीं। बैलेंस ऑफ जजमेंट चाहिए, यहाँ पर लिखा है बैलेंस ऑफ जजमेंट। आप कैसे उनको मियर सुपरफिशियल नॉलेज से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो दैट इज वाई वराइट। अब देखते हैं, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज बट ऑल्सो सोशल ट्रेट्स एंड इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स। अब बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स सारे लोग पढ़ते हैं। अच्छा, सुनकर लगता है कि न्यूज है, पर न्यूज और करंट अफेयर्स में अंतर क्या है? जब पॉलिटी की चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमी की चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं,
तो हमें उसका इन डेप्थ आइडिया लगता है कि कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ कहाँ इसके तार जुड़ रहे हैं, कनेक्शंस कहाँ कहाँ से हो रहा है, किससे क्या जुड़ा होता है, अगर ये हुआ आगे क्या हो सकता है ना, क्या समस्या हो सकती है, उसके समाधान क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब पता होंगी, जब आपने बेसिक चीज़ों को क्लियर करा होगा, तो तब जाके करंट अफेयर्स का सेक्शन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अदरवाइज आपके लिए करंट अफेयर्स सिर्फ एक समाचार है, न्यूज़ है। क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन, बट क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी के वे में, कोई सस्ता सा टीवी शो जो देखते हैं उसके वे में नहीं कि हाँ भाई क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा बोलने का, बट अगले को एनी हाउ क्रिटिसाइज कर, दैट इज नॉट क्रिटिसिज्म, वो हास्यास्पद है। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, आपका एक्सपोजिशन जो होना चाहिए, आपका जो टेक होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, लॉजिकल होना चाहिए, जजमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में देखी जाती हैं। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब क्या है ना कि वर्ड्स का जो मीनिंग होता है, वर्ड के मीनिंग्स बहुत चेंज होते हैं, जैसा हमारा अनुभव होता है उसी हिसाब से हमारे दिमाग में उन वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। तो एक वीडियो उस पर भी बहुत जल्दी आ जाएगी कि ये सारे कीवर्ड एनालिसिस करेंगे हम लोग यूपीएससी के सिलेबस का, और अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक वेल एजुकेटेड होना, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, क्या बैलेंस ऑफ जजमेंट है, तो फिर जजमेंट में बायस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो जाके हमारा जो आंसर राइटिंग होगा वो बहुत शार्प होगा, बहुत धारदार होगा। मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस, इंटेंशन क्या है, असेस करना, क्या असेस करना इंटेंशन है सर, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, आपकी जो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स हैं उनको असेस करना है। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए सर, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रादर देन मियरली द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। स्कूल कॉलेज में क्या चेक होती थी, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। कैसा कैंडिडेट चाहिए, वैसा कैंडिडेट चाहिए जिसमें एबिलिटी टू एनालाइज हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेवेंट इश्यूज, ठीक है, जितनी भी रिलेवेंट इश्यूज होती है आपके करियर के लिए उन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक का मतलब ये नहीं जो हम लोग समझते हैं कि बहुत ही सामान्य बेसिक, बेसिक मतलब बेस, ठीक है, बेस मजबूत होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग का, ये वाला मतलब है यहाँ, ये सिंपल वाला मतलब नहीं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ और रिलेवेंट। हाँ, उसके बाद आप में क्षमता होनी चाहिए टू टेक अ व्यू ऑन कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, न्याय है, अक्सर जब न्याय की बात आएगी, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट देखने मिलेगा, दोनों चीजें सही है, व्यू अलग अलग है, कैसे उसको बैलेंस करोगे, टेक अ व्यू, नीर क्षीर विवेक, ठीक है, उसका प्रदर्शन करना है आपको। उसके बाद क्या है कि एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली, आपको आइडियाज क्लियरली आने चाहिए, क्लियरली और करेक्टली एक्सप्रेस करने आने चाहिए। चलो हमें आता है बहुत कुछ, है ना, हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे एस्पायरेंट्स, बहुत सारे प्रेफरेंट्स ना यहाँ पे एक ब्लॉकेज फील करते हैं, वो ये लगता है कि सर हम समझ तो बड़े अच्छे से जाते हैं, हमने न्यूमेरिकल वगैरह तो बनाया था, पर हमसे ना वो एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, हम रिटर्न में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अगर आप रिटर्न में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्क्स आएगा कैसे। और इस प्रॉब्लम के कारण कई बार एस्पायरेंट्स इतने ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि दिस इज नॉट माई थिंग, रुको अभी रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नजर ना फेरो, जो तुम्हारा सपना है उसके साथ थोड़ी देर और रहो। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी इस बुक में हम लोग देखते हैं, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11, हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी मेंस के कीवर्ड्स देख लिए, अब देखते हैं ना कि एनसीईआरटी का क्या मोटो है, एनसीईआरटी क्या कहती है, अपने पाठकों में एनसीईआरटी किस गुण का विकास करना चाहती। प्रिपरेशन तो बहुत तरीके से की जा सकती है, लेकिन बात यह है कि कितना कॉस्ट लगा और बेनिफिट कितना हुआ। मूल जो क्वेश्चन है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कितना बेनिफिशियल है, क्या एक्चुअली में ये वर्थ है इतना सारा टाइम लगाने के लिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि स्पीड रीडिंग कर दो, एनसीईआरटी खत्म करके निकल जाओ, जस्ट टू फैमिलियराइज। नाउ हम लोग देखते हैं, इस बुक को पढ़ाने का उद्देश्य है कि हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर पाएं, ट्रेन कर पाएं, ताकि वो स्क्रूटनाइज कर सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें, यानी डीपली देख सके, समझ सकें कि कैसे हम लोग सेंस करते हैं, कंसेप्चुअलाइज करते हैं अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास को। ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान कहाँ काम आता है, किताबों में ठीक रहता है। माइट भी किसी पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ें फॉलो करती होंगी, पर अभी चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है।
आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उसको एप्लीकेशन बेस्ड बनाया जा रहा है, ताकि आप भी रियल वर्ल्ड के साथ अपना संबंध, अपने नॉलेज का संबंध स्थापित कर देख सकेंगे जो हमने किताब में पढ़ा वो कहाँ और कैसे लागू होता है। यूपीएससी भी तो यही चाहती है ना, क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं। मेंस के क्वेश्चंस जैसे यहाँ पर एक देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ अटॉर्नी जनरल कौन होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं? नहीं, डिस्कस करना है। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल as the national lawmaker is on a decline, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome। डिबेट्स की क्वालिटी खराब हो गई है, नेशनल लॉ मेकर के रूप में पार्लियामेंट की गरिमा नीचे जाने पर है। डिस्कस कीजिए कैसे। तो क्या आपने कुछ अनुच्छेद संविधान के पार्ट पुर्जे याद कर लिए हैं तो बन जाएगा इससे क्वेश्चन? नहीं बनेगा, है ना। वो तो चाहिए ही चाहिए, बेसिक है। चलिए, तो एनसीईआरटी खुद कह रही है कि हम चाहते हैं ये करना, इस तरीके से करना, एज वेल एज टू डेवलप एंड एक्सटेंड देयर अंडरस्टैंडिंग। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एक्सटेंड हो, ठीक है। उसके बाद अगली जो लाइन एनसीईआरटी कहती है, जो हमारे रीडर्स हों वो सारे जो आइडियाज़ हैं, जो थिंकिंग्स हैं, जो थीम्स हैं, उनसे न केवल परिचित हों बल्कि रिस्पॉन्स भी दे सकें अपने एक्सपीरियंस पे, अपने वर्ल्ड का जो उनका व्यू है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे। यहाँ पे कौन सी बात आ रही है? एबिलिटी टू एनालाइज, कितना एनालाइज कर पाते हो, है ना। तीसरी बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एनसीईआरटी कहती है कि थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यू विल बी एबल टू रिफाइन योर आइडियाज एंड एक्सप्रेस देम विद ग्रेटर प्रिसीजन एंड क्लैरिटी। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? एक्चुअली ये जो किताब मैंने खोली हुई है एनसीईआरटी की किताब है, क्लास 11 की, नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। उसकी प्रस्तावना का पेज मैंने खोला हुआ है जिसमें अपने रीडर्स के लिए एक नोट लिखती है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी कि हम क्या चाहते हैं, आप ये किताब क्यों पढ़ें सर, क्या फ़ायदा होगा, क्या बदल जाएगा आपके जीवन में अगर आप हमारी ये किताब पढ़ लेंगे। तो उसी का उत्तर है इसमें। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि आइडियाज़ क्या क्या है और हम अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। याद है यूपीएससी के सिलेबस में अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, क्लैरिटी, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मार्क्स विल बी गिवन अवार्डेड फॉर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। क्लैरिटी होनी चाहिए आंसर राइटिंग में। तो क्लैरिटी कहाँ से आएगी? विथ ग्रेटर प्रिसीजन एंड क्लैरिटी। एनसीईआरटी आपको ऐसे समझाना चाहती है। तो देखो कहाँ कहाँ से तार जुड़ रहे हैं, दोनों का संबंध समझ में आ रहा है। आगे वीडियो में और भी दो चीज़ें बताएंगे, बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाली है। अब यहाँ पर एक बात हमने पढ़ी थी, है ना, क्रिटिकल एनालिसिस वाली बात आई थी कि क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हमने मान लिया हाँ आपने बोल दिया, सही है। चांद से आज हो रही है हीरों की बारिशें, हाँ बहुत सही है यार, किसी न्यूज़ चैनल पे देख लिया चांद से हीरों की बारिश हो रही है, कोई बहुत रेपुटेड न्यूज़ चैनल है, ऐसे थोड़ी बोल देगा, है। एसिमिलेट करना है नॉलेज को, बट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्रिटिसिज्म के साथ। कई बार मैं अपने लेक्चर्स के दौरान कहता हूँ, पूछता है भारत जिज्ञासु मानव, वो सारे कौन से लोग हैं? वो सारे क्रिटिकल लोग हैं। तो ऐसे हम लोग क्रिटिसाइज करते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे, सबूत मांगेंगे, कहाँ है सबूत, क्या सबूत है, क्यों हो गया ऐसे। इस बुक को पढ़ने के बाद हम एबल हो जाते हैं क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने पे ऑन आवर ओन बिलीव्स पर, आइडियाज़ पर, कि कैसे हम क्रिटिसाइज कर पाएँ, कैसे तर्क से जो है हम उसको साफ सुथरा कर पाएँ, उसको प्योरीफाई कर पाएँ, ताकि सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाए। और साथ ही कंपेलिंग आर्गुमेंट्स इन डिफेंस ऑफ योर पोजीशन। आर्गुमेंट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोई क्वेश्चन, कोई सिचुएशन है, कमेंट, आपका क्या टेक है वो बताइए आप हमें। तो जो टेक्स्ट बुक है अगर इस इतने ब्यूटीफुल वे में डिज़ाइन की गई है कि आपको वो एबल कर रही इन चीज़ों को करने में, अगले की डिमांड भी वही है, तो क्यों ना पढ़ें। अब कहाँ क्वेश्चन रह जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। और एक्चुअल में ये सारे रीजंस हैं जो कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी पढ़ने की तरह तरीके से पढ़ना चाहिए, प्रेम से पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस 200 की स्पीड में एकदम चला दिया, बस हाँ फैमिलियर हो गए सारी चीज़ों से, उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ लेंगे। आगे का सिलेबस ब्रॉड है, बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, लेवल्स बाय लेवल्स पढ़ाई करनी है, इसलिए बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से पहले स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी कहते हैं कि उनका ईच चैप्टर एक्टिविटी सजेशंस एक्सरसाइज इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आपको हेल्प करेगा इंटरप्रेट करने में ऑफन कंफ्यूजिंग वर्ल्ड इन विच वी लिव। याद है कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, कंफ्यूजन, उनको भी एड्रेस करने में मदद करेगा,
है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली बात आती है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे डाले गए हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, कार्टून्स हैं, जो आपके अटेंशन को खींचते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ, पॉलिटिकल थाउट की तरफ। सिस्टम ऑफ आइडियाज़ क्या होता है? देखो आइडियाज़ तो पता ही है, बट एक सिस्टम ऑफ आइडियाज़ होता है। ये आइडिया है, इससे ये डिराइव हुआ, फिर इसको ऐसे चलाएंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ आइडियाज़ है, इसकी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करते हैं, डीपनिंग करते हैं डिस्कशंस के माध्यम से, विदाउट कंपेलिंग द स्टूडेंट टू मेमोरी हु सेड व्हाट व्हेन एंड व्हाई। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं है, आपके नॉलेज का, डेप्थ ऑफ नॉलेज का टेस्ट है, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट का टेस्ट है। इन तरीके से एनसीईआरटी आपके इंटरेस्ट को डिफाइन करती है, वो आप में इंटरेस्ट जगा रही है। दूसरी चीज़ है, डेप्थ ओरिएंटेड पढ़ाई को प्रमोट कर रही है, ना कि आपने कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद कर ली हैं उसको। दूसरी बात जो ये है कि एनसीईआरटी ये चाहती है कि जो गिवन कंसेप्ट है उसके डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप समझ पाएं, रादर देन कि रिहर्सिंग, रिप्रोड्यूसिंग ऑल द पॉसिबल यूजेस, आर्गुमेंट्स एंड कंसेप्ट। सबको बार बार पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, याद कर लिया, रिहर्सल कर लिया और फिर जाके स्टेज पर रिप्रोड्यूस कर दिया, एक थिएटर के जैसे। नहीं चाहिए यूपीएससी को। अब ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है आपको कि सर इतना तो पढ़ के हो ही जाता है, लेकिन एक बहुत क्रिटिकल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की। अगर 800 सीट्स इस बार अनाउंस हुई है यूपीएससी में, तो आपको भी पता है कि 1600 बच्चों को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। लेकिन मेंस में कितने लोग पहुंचेंगे? मेंस में पहुंचेंगे लगभग 12 से 13 गुना लोग, ठीक है। यानी कि जितने लोग एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उसमें से 9 से 10,000 लोग मेंस तक पहुंचेंगे, लेकिन निकलेंगे कितने लोग? 10,000 में से सिर्फ 1600 लोग। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें देखना है, डीप में जाके सीरियसली लेना है। ऐसे नहीं होगा कि केवल पढ़ लिया और स्कूल कॉलेज की तरह पढ़ लिया और जाकर आंसर दे दिया। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ये देख लो, इसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको। ये इतनी गजब की चीज़ है ना, दुनिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं दुनिया में, जिस भी सब्जेक्ट के सारे इसके बेसिस पे डिकोड किए जा सकते हैं। आपके ज्ञान की गहराई क्या है, आप कितने वेल वर्स्ड हो अपने नॉलेज सिस्टम्स में, जो जिन चीज़ों में आप ट्रेन हुए हो, आप कितने एक्सपर्ट हो उसमें, उसको मापने का ये मीटर है। इसको कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इसको आप डिटेल में जाके अलग से भी देख सकते हैं। अब देखो ये जो पिरामिड बना हुआ है ना, इस पिरामिड में नीचे जो बेस है, ठीक है, जैसे जैसे आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप और एफिशिएंट होते जाएंगे पढ़ाई में या किसी टॉपिक को मास्टर करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आप इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो पहली जो सीढ़ी है वो ये है रिमेंबरिंग। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। पहले के क्लासेस में, 4th 5 क्लासेस में हमारे पास क्वेश्चंस आते थे, याद है? 6 क्लासेस तक में भी, कि गति के 3 नियमों की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द 3 लॉज ऑफ मोशन। सारे बच्चे बोलते थे हाथ उठा के साथ, सर न्यूटन। तो वहाँ पे क्या चीज़ का टेस्ट हो रहा था? रिमेंबरिंग का, यानी कि मेमोरी और रिकॉल का टेस्ट हो रहा था। क्या यूपीएससी इस बात का टेस्ट लेती है? नहीं। यूपीएससी ने साफ साफ कहा हुआ था, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, नॉट जस्ट मियर रिकॉलिंग। अगर आपने मेंस के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि अंडरस्टैंडिंग पर भी बात नहीं बननी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन। कब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आपने खुद अंडरस्टैंड किया हो, है ना। उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, तो अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो वो टेस्ट कर रहा है आपके किस लेवल को? सेकेंड लेवल पे, कि आप सेकेंड लेवल में कितने वर्स हैं, कितने अच्छे हैं। थर्ड लेवल आता है एप्लीकेशन का, जहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते थे कि कैसे सिचुएशन में कहाँ पर अप्लाई करेंगे। चौथा आता है एनालिसिस का। एनालिसिस में हम लोग देखते थे कि जो रिलेशनशिप है पार्ट्स में, जैसे F = ma, एक रिलेशनशिप निकला था लॉज ऑफ मोशन से, तो हाउ फोर्स इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हमने एनालाइज किया कि उसके पार्ट्स में क्या संबंध है, स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। अगर किसी को बड़ा कर दिया जाए, किसी को छोटा कर दिया जाए, फेरबदल कर दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। ये है एनालिसिस का पार्ट। उसके बाद जो पार्ट है वो है इवैल्यूएशन का पार्ट। एग्जामिन करना इन्फॉर्मेशन को और मेक जजमेंट्स, हमें जजमेंट बनानी है। जो चीज़ें अवेलेबल है सब कुछ हमने जान लिया, एनालाइज कर लिया। अब जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको एग्जामिन करेंगे और इसके बेसिस पे यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाएगा कि कैसे हम किसी थ्योरी या किसी पीस ऑफ नॉलेज को हम एनालाइज करें, इवेल्युएट करें। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं, एनालाइज कीजिए, कमेंट कीजिए, वो आपके इस पोटेंशियल का टेस्ट कर रहे हैं।
तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। तो यूपीएससी टेस्ट कर रही है हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को। हमने अभी देखा था ना इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, तो क्या होता है इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, कैसे जानेंगे? उस रैंकिंग में हम खुद को कहाँ पर पाते हैं? खैर कहीं पर भी पाते हैं, डिस्करेज होने की बात नहीं है। बात यह है कि कैसे हम चीज़ों को बढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में पढ़ते जाएंगे, साथ में बढ़ते जाएंगे। इवैल्यूएशन के बाद आते हैं क्रिएटिंग पे। कई जगहों पर यहाँ पर चेंजेस आपको मिलेंगे। क्रिएशन सिंथेसिस के जगह पे क्रिटिसिज्म मिल जाएगा। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में सबसे जो अपर पार्ट मानते हैं कि अगर जो एक्सपर्ट हो गया किसी चीज़ में, अब जा करके वो बंदा जजमेंट दे सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों से हो करके, अगर आपके पास ये सारे नीचे वाले जो लेवल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन कैसे होता है, उसके पार्ट्स के बीच में रिलेशन क्या है ये नहीं पता है, आप इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो कि कैसे रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ वो अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई करना सही होगा नहीं होगा, प्रॉस क्या होंगे कॉन्स क्या होंगे, उसके बिना ही आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया रूडीज वाला क्रिटिसिज्म, बकवास, बिना काम का, है ना? कोई सस्ता सा टीवी शो देख लिया और वहां पे बस ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। दैट इज नॉट क्रिटिसिज्म। ठीक है, ऑब्वियस है कि जब आप पहली रीडिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो यहीं से होगा। बेसिक आइडिया, फेमिलियरिटी वाला जो पार्ट होगा यहाँ से होगा। आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, रिमेंबरिंग होगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम लगा के पढ़ेंगे, तब अंडरस्टैंडिंग पोर्शन पे आएंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा तिबारा जब पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन पे आएंगे। क्वेश्चंस यूपीएससी में मोस्टली इस एप्लीकेशंस के लेवल से शुरू होते हैं, ऊपर जाते हैं, मुझे ऐसा लगा है, जितना मैंने एनालिसिस किया है उसी हिसाब से। तो अब मुझे लगता है कि ये जो रीजंस है, ये जो रिलेशनशिप है एनसीईआरटी का और यूपीएससी का, ये काफ़ी है जानने के लिए कि क्यों है। अब दूसरी बात, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी, जिन लोगों ने ये किताब लिखी है, ऑल दोज पीपल आर competent, scholar, knowledgeable and intellectual people, those who have written and set out a plan for the development of human resources of nation। क्या यूपीएससी के बोर्ड इंटरव्यू में ऐसे लोगों को आप एक्सपेक्ट करें? जो आपकी कॉपीज चेक करेंगे, इसी किस्म के लोग करेंगे, इसी जो लेवल है सोसाइटी का, नॉलेज का जो ये लेवल है, यही इसी लेवल के लोग आपकी कॉपीज को इवेल्युएट कर रहे होंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे होंगे, ये बात मानी जा सकती है। तो नाउ अब बहुत क्लियर हो गया होगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये वहम घर कर गया है कि हम एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो पहले तो फेमिलियर होना होगा, ये बहुत छोटा रीज़न है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ के फेमिलियर हो जाए चीज़ों से, तो मत ऐसी गलती करो। एनसीईआरटी इज मोर देन दैट। फेमिलियरिटी तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, दैट वाज द होल स्कोप ऑफ क्वेश्चन, है ना? सबसे पहली जो बात थी कि क्यों एनसीईआरटी पढ़ें, देखो इन सारे जगहों से ना आप फेमिलियरिटी प्राप्त कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें, जो गुण आपको एक सिविल सर्वेंट बनाएंगी, वो तो आपको केवल एनसीईआरटी ही दे सकती है। इसलिए एनसीईआरटी कई बार पढ़ा जाता है प्रिपरेशन के दौरान। ऐसा नहीं है कि शुरू में एक बार पढ़ लिया, फेमिलियर हो गए, फिर छोड़ दिया, कहीं से भी आप फेमिलियर हो जाओगे। तो बिफोर साइनिंग ऑफ, लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि इस चैनल पे हम लोग किस चीज़ पे जोर देते हैं, इन डेप्थ स्टडी पे जोर देते हैं। क्यों? मेंस में तो वही काम आएगा, प्रीलिम्स क्लियर करके क्या ही कर लोगे? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है भाई, खुद को डेवलप करते जाना है, केवल पढ़ना ही नहीं है, हर एक स्केल पे खुद को डेवलप करते जाना है, आइडेंटिफाई करते जाना है कहाँ कहाँ पर लैग कर रहे हैं, पार्ट्स में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, पढ़ते जाना है बस। और प्रॉपर वे, शॉर्टकट नहीं। आपने एक शॉर्टकट ढूंढ कर निकाला, यूपीएससी ने बदल दिया पैटर्न। अब जीवन में इतना बड़ा रिस्क क्यों? प्रॉपर वे। तो एनसीईआरटी पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं ये आपको पता चल गया, ना पढ़ने के क्या क्या नुकसान है ये भी आप समझ गए होंगे कि क्या क्या मिस कर जाने वाले हैं आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आप दूसरे सोर्सेज से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो कैसे और कितनी मददगार होती है? देखो, आंसर्स को फ्रेम करने में मददगार होगी एनसीईआरटी। अब मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस जो है, नाम ही मेंस है, तो मेन तो गेम ही वही है ना यार। आप प्रीलिम्स के लिए जो है परेशान हो रहे हो ऐसे वैसे, पूरा कोचिंग प्रोग्राम ले रखा है लाखों रुपए का, किस लिए? प्रीलिम्स क्लियर करना है, क्या हो जाएगा?
आंसर को आप फ्रेम करेंगे कैसा, क्लियर वे में, क्रिस्प वे में, कंसाइज वे में। क्या एनसीईआरटी ऐसी ही चीज़ों को लिखती है? क्या एनसीईआरटी की भाषा ऐसी होती है कि क्लियर हो? जी हाँ होती है। क्रिस्प हो? जी हाँ होती है। कंसाइज हो? जी हाँ होती है। तो अगर आप ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो क्लियर क्रिस्प कंसाइज वे में चीज़ों को पढ़ाती है, एक बार समझ नहीं आएगा दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा समझ नहीं आएगा तिबारा पढ़ेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा तो मेरा लेक्चर देख लेंगे। लेकिन लेक्चर और स्पून फीडिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहें। क्यों? क्योंकि हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरना है। हमें भी सीखनी है ऐसी भाषा जो क्लियर हो, क्रिस्प हो और कंसाइज हो, ताकि हम यूपीएससी में लिख सकें गिवन टाइम और वर्ड्स के लिमिट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सर इन डेप्थ स्टडी के अलावा भी कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। वो नोटिफिकेशन का पेज नंबर 30 देख लो आप। यूपीएससी साफ साफ कह रही है शैलो और सुपरफिशियल नॉलेज के लिए हम मार्क्स नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। इन डेप्थ स्टडी इज योर ओनली ऑप्शन। बहुत इजीली वे में एकदम ऐसे पॉपकॉर्न लेकर के ना बैठ के एकदम मस्त सा वीडियो हम लोग देखते हैं और वी आर इन द जोन की हम यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं। वी फील दैट यू नो। ऐसा मत करो यार, है ना, मत करो ऐसा। इतनी आसान आसान चीज़ें कंज्यूम करोगे और लगेगा कि ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। अभी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन में हमने देखा था कि सबसे पहले था रिमेंबरिंग, ठीक है, मेमोरी, दूसरी बात थी अंडरस्टैंडिंग। तो यार पहले तो आप चीज़ों को पढ़ोगे, उसके बाद अंडरस्टैंड करोगे। आप अंडरस्टैंड करके ही खुश हो जा रहे हो, यार हमें तो समझ में आ गया। मेंस के क्वेश्चंस भी तो देखा करो साथ में। अगर आपको एक्चुअल में प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपके डेस्क पे 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, नोटिफिकेशन का पीडीएफ प्रिंटेड होना चाहिए, लगभग पेज 24 से लगा लो पेज 32-33 तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए। बाकी जो आपको ऑप्शनल है वो। दूसरी चीज़, आपके पास प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, मेंस का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और सामने टेबल पर होना चाहिए जहाँ पे आप पढ़ते हो। टेबल पे और कुछ होना हो, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। उठते बैठते कभी भी दिन में ये 3 चीज़ें आप देखते रहेंगे, देन यू विल बी एबल टू रिलेट। ठीक है, बाकी यूपीएससी का जो कथन है वो सारे कथन भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमुलेशन, यूपीएससी ने कहा चाहिए उनको बैलेंस ऑफ जजमेंट। क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमुलेशन पे जब हम लोग बात करते हैं, एनसीईआरटी में 2 कैरेक्टर्स आते हैं कार्टून, उन्नी और मुन्नी, बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं और क्यूरियस होकर के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और जब आप ध्यान से उन क्वेश्चंस, उनके टॉपिक को आप आइसोलेट करके रखेंगे तो आप देखना है कि यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। इसका मतलब ये लोग जो सवाल पूछते हैं ना, बहुत कंसेप्चुअल होता है। अदर बुक में मिलेगा ऐसा? नहीं मिलेगा। बैलेंस ऑफ जजमेंट बड़े बैलेंस वे में बताता है एनसीईआरटी, दोनों साइड की चीज़ों को बता रहा है। हमें भी तो वैसे ही लिखना है ना। वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, जब आपको, अभी हमने देखा कि किताब की प्रस्तावना में प्रीफेस में लिखा हुआ था कि हम आपको रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना सिखाते हैं, है ना। जब आप रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करें तो क्या वो सिलेबस तक लिमिटेड होगा? नहीं होगा सर, उसमें आएगी वैरायटी। यूपीएससी का कीवर्ड वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, आपके कंसेप्ट से कैसे जुड़ा है, इस बात का डेप्थ इंटरेस्ट तो आपको होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा क्यूमुलस क्लाउड के बारे में और फिर आप निकले क्लास से बाहर और आपने देखा आसमान पर बादल छाए हुए हैं, तो आपके मन में ये सवाल क्यों नहीं उठना जायज है कि ये क्लाउड कौन सा है, क्यूमुलस है या दूसरा है ना। तो डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। वैरायटी है, वैरायटी में भी भाई क्या है, नॉर्मल जो स्कोर ऑफ क्यूरियोसिटी है उसको आपका माइंडसेट फॉलो करना चाहिए। कौन कराएगा? एनसीईआरटी कराती है। पढ़ने के फायदे और ना पढ़ने के नुकसान आप जान ही चुके हैं। थीम बेस्ड, थीम जो होगा वो एनसीईआरटी पढ़ के समझ आएगा। कनेक्शन जो होगा एक दूसरे की चीज़ों का वो एनसीईआरटी पढ़ के समझ में आएगा। बाकी चीज़ों से आपको नॉलेज मिल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ये चीज़ें नहीं मिलेगी। इन कंक्लूजन्स को ड्रॉ आउट करने के लिए मैंने यूज़ किया 2 चीज़ों। पहला, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैंने यूज़ की वो थी क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का मुख्य पृष्ठ, प्रीफेस यूज़ किया मैंने। अगर आप भी दिन में एक बार या फिर 2 दिन में एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो आपको भी माइंड में ना ऐसे हिट करेगा कि अच्छा ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीफेस पढ़ो, फिर आपको समझ में आए क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट आई होप दिस इज वर्थ योर टाइम एंड अटेंशन। जल्दी ही मिलेंगी अगली वीडियोस में फिर आपके काम की जानकारी के लिए। तब तक जम के पढ़िए और पढ़ने का मन न करे तो रिवाइज तो कर ही सकते हैं। टेक केयर।